सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये इजहार करना चाहता हूँ कि किरोड़ीमल कैंपस में मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की वाइब मुझे बहुत अच्छी लगती है जो आप सब ने मिलकर यहाँ बनाई है। तो आप सबका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस कैंपस को इतना खूबसूरत वाइब देने के लिए। डॉक्टर अंशुमान जी ने मुझे ऐसा फंसा दिया है यहाँ पे। एक तो विश्व प्रतिमान में इतना स्थापित नाम डॉक्टर करदम जी का, इतने मकबूल और इतने गंभीर रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। एक पक्ष इनका है, दूसरे पक्ष में डॉक्टर कुमार विमलेंदु जी, सिनेमाई दुनिया से राब्ता है इनका। इन्होंने आकर के ऐसा माहौल यहाँ बनाया है तो सिनेमा और साहित्य के बीच में मैं फंस गया हूँ। वो भी मेरी उम्र बहुत कम है तो अनुभव संसार भी बहुत सीमित है। तो एक चुनौती है कि मैं क्या बोलूं, वो भी तब जब इतना कुछ बोला जा चुका है। लेकिन जो मेरा पेशा है पत्रकारिता का, तो उसकी धाती इतनी मजबूत है और उसका सरोकार यही है कि राजनेता हो, सिनेमा के लोग हों, साहित्यकार हों, उन सबको एक धुरी पर बांधने का काम करता है और बांध के चलता है। तो शायद फिर भी देखता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान जी का और आपके किरोड़ीमल कॉलेज की जो कमेटी है, एडिटर्स एक्स्ट्रावेगेंजा का इतना जबरदस्त कार्यक्रम रखा और आप सब इतने धीरज से सुन रहे हैं, तो इसके लिए बधाई आपको और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात यह है कि जब मैं विश्वविद्यालयों में जाता हूं कुछ भी अपनी बात रखने बोलने, तो मेरे लिए सबसे आसान होता है। आसान इसलिए होता है, फर्ज कीजिए कि आपके हाथ में एक भारी झोला है और आप झोला लेकर के अकेले जा रहे हैं किसी रास्ते में, तो आपके लिए ये आसान होगा या कठिन होगा? जाहिर सी बात है कि कठिन होगा। एक झोला है, भारी है, आप अकेले अपने हाथ में लेके जा रहे हैं तो भारी लगेगा। कई बार लोग मुझे बुलाते हैं, सबसे ज्यादा खतरा मुझे महसूस होता है टीनेजर्स के साथ बात करना, किशोरों के साथ। इतना फ्लैक्चुएट होते हैं और मैं इतनी सावधानी से बोलता हूं वहां पर कि क्या बोला जाए जो इनके दिमाग में जाए, वरना किशोर तो दुश्मन की तरह देखते हैं। और हमें इतना संवेदनशील रहना होता है कि हम ऐसी क्या बात रख देंगे उनके सामने कि उनके मानस पटल पर छप जाएगा। और इस खतरे को मैं महसूस करता हूं कि एक शब्द आपका निकला हुआ उनके दिमाग को इस तौर पर तैयार कर सकता है कि उसके आलम्ब में वह अपना पूरा जीवन तय कर सकते हैं। युवाओं के बीच विश्वविद्यालयों में आसान इसलिए होता है कि वो जो झोला विचारों का मैं लेके अकेले चल रहा था रास्ते में, वो युवा साथी एक उसका फीता, टंगड़ा, क्या बोलते हैं, झोले में दो वरक होते हैं ना, तो एक वो पकड़ के चलते हैं। तो आपसे भी अपेक्षा करूंगा, विश्वविद्यालयों में बोलना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि हम अपनी बात रखते हैं तो बहुत ज्यादा देने की उत्सुकता नहीं रहती, बहुत ज्यादा सीखने की भी उत्सुकता रहती है कि हम कुछ देंगे और कुछ लेंगे, है ना। अभी आपका जो विषय है रसो वैसा, मैं उन व्यक्ति को भी जरूर बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने रसो वैसा में परिचर्चा का जो विषय रखा है, द जॉय ऑफ राइटिंग, लेखन का उत्सव। रसो वैसा के आलम्ब में इससे उपयुक्त कोई विषय नहीं हो सकता है जिस पर हम चर्चा कर सकें, क्योंकि रसो वैसा एक साध्य है और उस साध्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो प्रोसेस है, वो जॉय ऑफ राइटिंग है।
तो इसलिए दोनों आपस में गुंथे हुए हैं, मिले हुए हैं। तीन चीजें हमें समझनी है, क्योंकि मैं एक सरसरी तौर पे कुछ दृष्टिकोण जरूर बना देना चाहता हूं आपका, कि आगे की जो भी मैं बात करूं वो आप लोगों को समझ में आए। रसोवैसा, लेखन और उत्सव। रसोवैसा साधारण तौर पे आप समझिए, सामान्य तौर पे, कि एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी डाल है जहां पर हर या प्रत्येक रस टंगा हुआ है। द बंचेस ऑफ रसा, मौलिक रूप से 9 और उसका विस्तृत स्वरूप 11 रस जिस एक शाखा पर टंगे हुए हैं, वो रसोवैसा है। और एक ऐसा बिंदु जिसमें सभी के सभी रस एक साथ विद्यमान हैं। रसोवैसा एक व्यक्तित्व के तौर पे शिव को देखता है। बहुत सुंदर बात। शिव एक ऐसे आलम्ब हैं जो एक साथ, या यूं कहें आप सीधे तौर पे, कि शिव रसोवैसा के पर्याय हैं। आप या तो शिव कह दें या रसोवैसा कह दें, या रसोवैसा को प्रतिमूर्त रूप में अगर आपको देखना है तो शिव को देख लीजिए। शिव एक ही समय पर आपको, एक ही समय पर ना कहें, अपने पूरे व्यक्तित्व में शिव को आप हास्य में भी देखेंगे। शिव जब अपने अंक में गणेश को धारण करते हैं तो उनका वात्सल्य स्वरूप भी देखने को मिलेगा। शिव में करुणा भी है। शिव को हम रौद्र रूप में भी देखते हैं। शिव को हम श्रृंगार में भी देखते हैं। शिव ही एक ऐसी एक इकाई है जो रसोवैसा है, जिनमें सभी रस विद्यमान है। और शिव को अगर हम साध्य माने, रसोवैसा को अगर हम साध्य माने, तो शिव के अतिरिक्त सृष्टि में रसोवैसा कोई है नहीं। तो हम सब क्या प्रयास कर सकते हैं रसोवैसा होने की? तो रसोवैसा होने का जो मार्ग है वो है जॉय ऑफ राइटिंग, लेखन का उत्सव। लेखन का उत्सव, जब हम उस उत्सव के मार्ग में होते हैं तो वहां किसी भी रस की प्रधानता नहीं है। कि कोई एक उत्सव का मतलब ये नहीं है कि आप रसराज जो श्रृंगार है तो श्रृंगार के प्रधान तत्व में ही आप जॉय ऑफ राइटिंग करें। जो एक मार्ग है जॉय ऑफ राइटिंग का, उस उत्सव मार्ग में ये सभी 9 और 11 रस विद्यमान हैं। तो एक लेखक या एक कोई मार्गी जॉय ऑफ राइटिंग के पथ पे चलता हुआ अगर सभी रसों के साथ अपने राब्ते कायम करता हुआ निरंतर चला जाए तो संभव है कि अंत में उसे रसोवैसा की प्राप्ति हो या हो सके। इसीलिए मैंने कहा कि रसोवैसा अगर साध्य है तो साधन है जॉय ऑफ राइटिंग। अब एक चीज रह गया उत्सव। मौलिक तौर पर अगर हम जब भी उत्सव शब्द कहते हैं या उत्सव को हम महसूस करने की कोशिश करते हैं तो उत्सव का प्रायः अभिप्राय ये लगाते हैं कि एक खुशी का माहौल होगा, एक हंसी खुशी का वातावरण होगा, जहां पर एक अच्छी फीलिंग होगी। यहां पर लोग उत्सव को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर करदम को मैं कोट करना चाहता हूं। डॉक्टर करदम ने कहा कि पीड़ा का भी एक उत्सव होता है। अपने वक्तव्य में उन्होंने ये बात कही है, तो उसी को मैं इलेबोरेट करना चाहता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि उत्सव मतलब एक फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है,
मुसलमानों में एक त्योहार आता है, हम त्योहार ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जिसमें ताजिया निकलता है, मुहर्रम। या तमाम धर्मों में अलग अलग ऐसे त्योहार हैं, ऐसे सेलिब्रेशन हैं। अब मुहर्रम को एक उदाहरण के तौर पे हम लेकर के चले तो मुहर्रम को आप एक तरफ कहते हैं कि मुहर्रम एक उत्सव है, एक त्योहार है, लेकिन मुहर्रम किस चीज का उत्सव है? एक शोक का त्योहार है। तो अब ये एक ऐसा बिंब है जहां हम समझ सकते हैं कि जहां शोक भी है और उत्सव भी है, तो ये बात सिद्ध होती है कि उत्सव का जो परिमाण है वो सिर्फ और सिर्फ हंसी खुशी, या तो सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं कि खुशी हो, हंसी हो, हास्य हो, उल्लास हो, यहां तक सीमित नहीं है। उत्सव का मायने ही यही है कि रसो वैसा, उत्सव में वो सभी रस विद्यमान हैं। तो अगर हम डॉक्टर करदम जैसे पीड़ा की बात करते हैं कि पीड़ा है तो उसको आप सेलिब्रेट करें, वही एक मार्ग है आपको शिव तक पहुंचाने का, वही एक मार्ग है आपको उस रस को जीने का। अब मैं आगे बात अपनी जो करना चाहता हूं उसको समझने के लिए एक और चीज है जो समझ लेनी चाहिए आपको। हमारी देह 5 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 5 तत्व कौन कौन से? अच्छा, मुझे एक मर्तबा बताइए कि इसमें से साहित्य के कितने विद्यार्थी हैं? आप अगर हाथ उठा सकें, साहित्य किसी भी भाषा के हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। अच्छा, और कितने लोग हैं जो स्नातक पार कर चुके हैं, परास्नातक में या उससे ऊपर? दो जने, 3-4 जने आप सब। ठीक है, मैं ये चीजें इसलिए समझ लेना चाहता हूं कि मैं प्रलाप न करूं, एक समझ लूं कि मुझे क्या बातें करनी है कि आपके लाभ की हैं, जिनसे लेके हमारा शरीर बना है और वो सब जानते हैं। हर एक तत्व 5 इंद्रियों का द्योतक है, जैसे क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। तो एक एक हम तत्व को समझेंगे। पहला है क्षिति। क्षिति हमें क्या देता है? धरती, मिट्टी। मिट्टी हमारे 5 सेंसेस हैं, तो मिट्टी कौन से सेंस के लिए उत्तरदायी है? मिट्टी उत्तरदायी है खुशबू के लिए। जो हमारे अंदर घ्राण शक्ति है, सूंघने की जो शक्ति है, वो मिट्टी की बदौलत है। अगर आज फूलों से खुशबू गायब है तो इसके लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है कि आपकी मिट्टी दूषित है, आपके देह में दुर्गंध है, तो आपके शरीर में जो मिट्टी का तत्व है वो दूषित है। आप कीचड़ सानिए पानी में और उसमें लोट-पोट कर दीजिए तो वो शुद्ध करेगा। तो मिट्टी उत्तरदायी है सूंघने के लिए, खुशबू के लिए। दूसरा तत्व आता है जल। मित्रों, जल तत्व उत्तरदायी है आपके स्वाद के लिए। अगर आपने गमले में कोई सब्जी लगाई, खेतों में कोई गेहूं उगाया, लोग कहते हैं ना कि फला व्यक्ति के खेत का गेहूं तो बड़ा मीठा है, तो इसका मतलब वो खेत एक अच्छा पानी पा रहा है। आपकी किचन में अगर सब्जी स्वाद नहीं दे रही है जो पका रहे हैं, इसका मतलब पानी आपने अच्छा प्रयोग नहीं किया है। क्षिति, जल, पावक। पावक अग्नि का पर्याय है। अग्नि उत्तरदायी है दृश्यता के लिए, देखने के लिए। ये मेरा जो वसन है ये किस रंग का है, ये अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश है। अगर प्रकाश का विलोपन हो जाए तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। तो दृश्यता के लिए उत्तरदायी है अग्नि। तो क्षिति, जल, पावक और गगन। गगन किस चीज के लिए उत्तरदायी है? गगन आकाश। आकाश उत्तरदायी है आपके सुनने के लिए। अगर आप कुछ बेहतर सुन पाते हैं तो उसमें आकाश तत्व उत्तरदायी है। और सुनते आप क्या हैं? सुनते हैं शब्द। तो शब्द कहां है? वैज्ञानिक तरीके से समझिए, आकाश में। ये कोई एक्सैजरेशन नहीं है कि शब्द आकाश में है।
बहुत वैज्ञानिक बात है समझने के लिए। चूंकि मैं अपने विषय में हूं, मैं विषयांतर पे बातें नहीं कर रहा हूं और जाऊंगा भी नहीं। लिखते हैं, लेखन में लिखते क्या है? लिखते हैं हम शब्द, और शब्द कहां है? आकाश में। तो आकाश तत्व इसके लिए उत्तरदायी है, और आखिर में समीर सब जानते हैं स्पर्श के लिए उत्तरदायी है। तो अभी चारों तत्वों को छोड़ देते हैं। जो हमारा मूल विषय है आज का, शब्द है, जो कि शब्द से लिखते हैं। तो हम आकाश तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। जिस व्यक्ति में आकाश तत्व जितना परिमार्जित है, जिस व्यक्ति में आकाश तत्व जितना उच्च है और जितना विशुद्ध है, वह उतना ही अच्छा शब्द ग्रहण करेगा। आई रिपीट, वो उतना अच्छा शब्द ग्रहण करेगा। मैंने लिखने की बात नहीं कही कि वो उतना अच्छा लिखेगा, क्योंकि लेखन एक कला है। डॉक्टर कुमार और विमलेंदु जी को मैं कोट करूंगा, और डॉक्टर कर्दम, दोनों लोगों ने ये बात कही है कि जो जितना अच्छा पढ़ेगा वो उतना अच्छा लिखेगा। मेरी शुरू से, जब से मैं लेखन की दुनिया में हूँ, मेरा शुरू से इन बातों पर कोई इत्तेफाक नहीं रहा है कि जो जितना अच्छा पढ़ेगा वो उतना अच्छा लिखेगा। मैं तो यहां तक बारीक बात कह रहा हूं कि जो जितना शब्द धारण करेगा वो आकाश तत्व से, वो उतना अच्छा लिखेगा कि नहीं लिखेगा, मैं इसकी भी गारंटी नहीं लेता। लेकिन हाँ, ये है कि लेखन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि शब्दों का ग्राही हो। आकाश तत्व एक चीज के लिए और उत्तरदायी होता है मित्रों। व्यक्ति में जो वीरता है, जैसे हमारे सिखों के जो बेटे हैं, आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा या पढ़ा होगा कि कटार हाथों में ली, किसी ने अपना सर आगे रख करके और गर्दन निछावर कर दिया, या किसी को रेत दिया गया तो बैठ गया, या राजपूतानियां पहले जौहर करती थी, या रण में वीर खुशी खुशी शहीद हो जाते थे। इन सब के लिए अगर कोई उत्तरदायी तत्व है तो कौन सा तत्व होगा? आकाश तत्व। तो अब एक समानता देखने की कोशिश करिए आप लोग। शब्द आकाश में, वीरता आकाश में, तो इसका मतलब वीरता शब्दों की सहोदर हो गई। उत्सव कैसे प्रकट होगा, इस बात को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कई बार लेखन में आप ऐसा लिखते हैं, चूंकि एक रस है वीर रस। लेखन में कई बार आप ऐसा लिखते हैं कि उसमें वीरता झलकती है। और पूर्ण आकाश तो जो भी हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं, उसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, तो दुर्लभ है। इसलिए सीधे तौर पे ब्लंटली ये बात बोली जा सकती है कि लेखक होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है वैज्ञानिक रूप से। तो जो लेखन में जो वीरता आती है, डॉक्टर कुमार विमलेंदु जी ने कहा कि लिखो ऐसा कि परवाह मत करो, डीएम का इन्होंने उदाहरण, तो ये आसान नहीं है। मैं इन्हीं की बात के समर्थन में आगे बात कह रहा हूं कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। ये तभी संभव है जब आप में आकाश तत्व की अधिकता होगी, और तब आप लेखन को सेलिब्रेट कर पाएंगे, जिसको हम द जॉय ऑफ राइटिंग कहते हैं। ये बहुत सामान्य चीज नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने पटल में ये विषय रखा, ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि रसो वैसा साध्य है तो जॉय ऑफ राइटिंग साधन है। उसी जॉय ऑफ राइटिंग को मैं समझा रहा हूं। तो जॉय कैसे कर पाएंगे? कोई लेखक इतनी डेयरिंग तब दिखा पाएगा अपनी लेखनी से जब उसमें आकाश तत्व तो अधिक होगा। कई बार देखते होंगे फांसी किनको होती है? लेखकों को होती है। लेखक राजाज्ञा या राज के अनुकूल बातें नहीं कहता तो उसको फांसी हो जाती है। किसी व्यापारी को फांसी होते नहीं देखेंगे। तो राइटिंग लेखन केवल इतना भर नहीं है कि एक रस पैदा किया जाए, इसमें सब कुछ है, बंचेस है। इसी प्रकार से वीरता की बात है, हास्य की बात है, या कितने भी रस हैं, ये सब कहां से निकलते हैं? आप लोग बोर हो रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्य से मैं कविताएं लिखता हूं, लेकिन दोनों हमारे पूर्व वक्ताओं ने कुछ न कुछ सुनाया है
दुर्भाग्य इस चीज का मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा वाक्य विन्यास अच्छा नहीं हुआ कि मैं दुर्भाग्य से कविता लिखता हूँ। कविता लिखता हूँ ये सौभाग्य है, दुर्भाग्य से वो मुझे याद नहीं रहती हैं तो कि मैं मंच से सुना सकूं। एक कविता है जो मुझे याद है, वो भी केवल इसलिए याद है क्योंकि आप जैसे युवा साथियों ने उसको सुना मुझसे बहुत ज्यादा, तो इसलिए मुझसे बहुत ज्यादा देयता की उम्मीद न करें। बहुत आप लोग आज्ञा देंगे तो मैं एक सुना के खत्म कर दूंगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा झेलिए कि मैं क्या बातें कह रहा हूँ। जिस अनुक्रम में मैं बात कर रहा हूँ कि हर प्रत्येक रस की बात कह रहा हूँ, पुनः डॉक्टर करता वाली बात कि पीड़ा का भी उत्सव है। प्रत्येक रस को आपको सेलिब्रेट करना है, करते जाना है कि स्पाइरल बनता चला जाएगा। जैसे बच्चा है, बच्चा जब रोता है तो रोता है, बच्चा जब हंसता है तो हंसता है। देखिए मैं पुनः अनुमति मांगूंगा कि मैं सुनाऊं कि नहीं, क्योंकि उस कविता का नाम है सिगरेट। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, इनको बहुत पसंद है। तो दरवाजा कृपया बंद करते हैं। वो डिसिप्लिन कमेटी का है, बंद करने के लिए बंद कर दीजिए साहब, और आप भी सुने। ये कविता मैंने जेएनयू के दिनों में लिखी थी। गंगा ढाबा वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, और उन दिनों में आकाशवाणी में मन की बात में था। तो हम लोग इलाहाबादी हैं, कहीं कहीं अनुशासनहीनता करते हैं, तो हॉस्टल में हॉलैंड डाल के एलुमनी हूँ। तो जेएनयू से निकलते समय अच्छा ही लग रहा था कि बताइए निकल रहे हैं, बड़ी मोहब्बत हो जाती है कैंपस से। तो मैं तब भी वहीं रहता था झेलम में, और काम करता था आकाशवाणी में। तो वहाँ से आता था गंगा ढाबा में बैठ करके, किसी को मैंने सिगरेट पीते हुए देखा तो मेरा कवि हृदय कहा कि सिगरेट क्यों पी रहा है? पी रहा है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किस तरह से पी रहा है वो मार्ग में दिखाना चाहता हूँ। पियो, कोई दिक्कत नहीं, किस तरह से पियो ये कवि बताएगा। तो ये कविता है मेरी सिगरेट, और मुक्त छंद में है, तो इसीलिए मैं अनुमति मांग करके मैं पढ़ रहा हूँ, और इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। वीडियो बना लेना। उड़ा दो धुएं से अतीत को, वाह वाह, उड़ा दो धुएं से अतीत को, टूट कर गिरी है जो भद्दी राख, आज की आबो हवा के हल्के झोंके से उड़ जाने दो उसे। हलक तक जाए जो ये काला धुआं, हलक तक जाए जो ये काला धुआं, तो खींच लो शौक से आहिस्ता आहिस्ता। बहुत अच्छा महसूस हलक तक जाए जो ये काला धुआं, तो खींच लो शौक से आहिस्ता आहिस्ता। फिर खांसो इस कदर कि झोंझ भर बलगम गिरे, खींच लाया हो जो नासूर सारी जख्म बनकर कोशिकाओं को जनी कर रहा है आज भी। ये आसमान सूना पड़ा है तुम्हारे लिए, ये आसमान सूना पड़ा है तुम्हारे लिए। भरो रंग जो सुकून दे खुद को, क्या बात है? उड़ा दो धुएं से अतीत को, उड़ा दो। बहुत बहुत शुक्रिया।